बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू टॉपर्स एकेडमी एंड alicoachingacademy.com। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक को। मेंडल लॉज हमारे पास क्या है, मेंडल ने किस चीज के ऊपर काम किया है और इन लॉज से यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, इनहेरिटेंस के मामले में इसका क्या रोल है। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखे हैं इसके बेसिक्स इस चैप्टर के। तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं और बेसिक वाला लेक्चर आपने नहीं देखा तो ये आपकी गलती होगी, फिर आपको कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी। इसलिए अगर आप अभी पहली मर्तबा ये लेक्चर देख रहे हैं तो फौरन इसको बंद करके पिछले लेक्चर की तरफ जाएं, पहले वो देखें, फिर आके इस कंसेप्ट को सीखें। पहली बात, पहला क्वेश्चन, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट पिसम सटाइवम। मेंडल ने इस प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया? बाकी भी तो प्लांट थे बहुत सारे, तो इसमें ऐसी क्या खासियत थी जिसकी वजह से मेंडल ने इसको सेलेक्ट किया? आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 1, याद रखें इस प्लांट की इजी ग्रोथ हो सकती है और इसकी ग्रोथ दोनों जगहों पे आसानी से पॉसिबल है। यानी ये नेचुरल सॉइल में भी इसकी ग्रोथ हो सकती है और आर्टिफिशियल मीडियम में भी इसकी ग्रोथ आसानी से कर सकते हैं। तो मेंडल ने कहा कि कोई मसला नहीं आएगा अगर नेचुरली हमारे पास कंडीशन सॉइल के अंदर वाटर न्यूट्रिएंट्स वगैरह सही नहीं हो तो आप आर्टिफिशियली भी इसके लिए मीडियम बना के इसकी ग्रोथ करा सकते हैं। इसलिए ये पहला रीजन था जिसकी वजह से मेंडल ने इसको चूज किया। पॉइंट नंबर 2, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट। तो याद रखें इसके अंदर दो तरह की फर्टिलाइजेशन हो सकती है, सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। दोनों तरह की फर्टिलाइजेशन इसमें हो सकती है। इसलिए मेंडल को यहां पे एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूजन में थोड़ी सी आसानी थी कि जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट देखेंगे और क्रॉस का रिजल्ट देखेंगे तो उसकी कंपैरिजन हम कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 3, व्हाई मेंडल चूज अ पी प्लांट। तो याद रखें इसमें हमारे पास कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स हैं और इन वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स के हमारे पास कंट्रास्टिंग ट्रेट्स भी है। हर एक कैरेक्टर के डिफरेंट ट्रेट्स, कल के लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि कैरेक्टर और ट्रेट में क्या फर्क है। एनी ऑब्जर्वेबल फीचर इज कैरेक्टर और उस कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, उसको ट्रेट कहा जाता है। तो मेंडल ने यह देखा कि इस प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इसके स्टेम की हाइट एक कैरेक्टर है, उसके डिफरेंट ट्रेट्स है, टॉल एंड ड्वार्फ। फिर इसके फ्लावर की पोजीशन का एक हमारे ये इसके एक अलग कैरेक्टर है, सीड शेप एक अलग कैरेक्टर है, सीड कलर एक अलग कैरेक्टर है। और ये सारी जो कैरेक्टर्स है, पॉट शेप, पॉट कलर, ये सारे कैरेक्टर्स जो है इनके डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स मौजूद थे। इसलिए मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने चूज किया पी प्लांट को। क्लियर हो गई ये बात? तो यहां पे इनमें हमारे पास डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट थे, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स जो है वो इसके अंदर मौजूद है। ये कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं जिसको आप किताब उठा के भी सीख सकते हैं और इससे पहले पेज पे वो मेंडल के बारे में कुछ लिखा गया है, कब पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ, उसने काम किस चीज के ऊपर किया, फिर कब मरा, ये सारी बातें। तो वो आप किताब उठा के थोड़ा सा उसको रीड करें। और ये एक आपके बुक में डोमिनेंट और रिसेसिव का एक टेबल बना है, इसको भी जरा रीड कर लें। अब आता हूं मैं मेन काम की तरफ कि मेंडल लॉज में पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहां एक क्रॉस को जिसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के साथ आप देखेंगे एक लॉ जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसके साथ मैं लिख लेता हूं कि इसके बेस पे मेंडल ने प्रपोज किया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है ना? अब गौर से देखिए, शाबाश, तवज्जो से देखना है आपने, एक एक लफ्ज आपने सीखना है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, इधर गौर से देखिए आप। मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है
to determine the inheritance of single कैरेक्टर। एक कैरेक्टर जो है उस एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस देखनी है। लाइक क्या मतलब है इसका, इसको जरा सीखें। मेंडल ने एक कैरेक्टर को चूज किया पी प्लांट में से और उसने ये देखना था कि पेरेंटल जनरेशन में जो कैरेक्टर का ट्रेट है क्या वही ट्रेट ऑफस्प्रिंग में भी है, क्या वही रिमेन डोमिनेंट या उसमें से जो हाइड हो जाता है वो दोबारा से डोमिनेट कर जाता है। इस क्रॉस का मकसद ये था कि सिंगल कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को मालूम किया जाए। अब देखिए भाई, मेंडल ने जो यहां कैरेक्टर चूज किया वो कैरेक्टर हमारे पास कौन सा था? कैरेक्टर जो मेंडल ने चूज किया है वो है सीड शेप। ठीक है, सीड शेप का कैरेक्टर है। अब प्यारे बच्चों, इस सीड शेप के दो ट्रेट्स हैं। कौन से ट्रेट्स हैं जरा देखिएगा। सीड शेप के दो ट्रेट्स है हमारे पास। वो ट्रेट्स कौन से हैं? एक इसका राउंड ट्रेट है और ये राउंड ट्रेट हमारे पास डोमिनेंट है इसके जनरेशन से, और दूसरा इसमें रिंकल ट्रेट है और रिंकल जो है ये रिसेसिव ट्रेट है। समझ आ गई है ना? मेंडल ने ये कहा कि हमारे पास सीड शेप एक कैरेक्टर है जिसमें एक राउंड ट्रेट है और दूसरा हमारे पास रिंकल ट्रेट है। अब इसकी इनहेरिटेंस देखनी है, आपने बिल्कुल गौर से देखना है, मेरे साथ साथ चलें। मेंडल ने एक राउंड सीड उठाया और इस राउंड सीड को क्रॉस कर दिया रिंकल्ड से। अब तवज्जो इधर रखें, ये राउंड और रिंकल्ड क्या है? ये फिनोटाइप है। क्या है? फिनोटाइप है। ये एक ही हमारे पास कैरेक्टर के दो ट्रेट्स हैं। सीड शेप कैरेक्टर है, राउंड और रिंकल्ड इसका क्या है? ये ट्रेट है। तो ये डोमिनेंट ट्रेट है, ये रिसेसिव ट्रेट है। अब इस फिनोटाइप का मैं जीनोटाइप लिख लेता हूं। लाइक इसका जीनोटाइप अगर मैं देखूं, मेंडल ने यहां प्योर उठाया है। अब दोनों एलील किसी जीन के जब सेम होते हैं तो उसको कहा जाता है होमोजाइगस। क्या कहते हैं? होमोजाइगस। तो राउंड को रिप्रेजेंट किया है कैपिटल आर से। अब यहां देखिए आप गौर से, ये रिंकल्ड है तो ये भी प्योर है, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल आर से। ये रिसेसिव एलील है, ये भी होमोजाइगस है, बट इधर देखना है आपने तवज्जो से, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये होमोजाइगस रिसेसिव है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए गौर से यहां क्या हो रहा है। सबसे पहले इधर होगा प्रोसेस ऑफ गेमीटोजेनेसिस, और इसके गेमीट्स जब बनेंगे तो हम एक आर यहां से ले लेंगे और इसका गेमीट जब बनेगा एक आर यहां से। इधर थोड़ा सा रुक जाए, इसलिए रोक रहा हूं आपको कि आप इस सिग्रीगेशन को समझिए। ये सिग्रीगेशन असल में क्या है? देखिए बेटा, सिग्रीगेशन वर्ड का अपना मतलब जो है ये सेपरेशन है। क्या है? ये सेपरेशन है। तो इधर सेपरेशन से मुराद क्या है? मेंडल ने यहां पे एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट ये था कि एलील्स ऑफ द जीन सिग्रीगेट यानी सेपरेट ड्यूरिंग गेमीटोजेनेसिस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एलील ऑफ द जीन गेट सेपरेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। अब यहां से एक प्रॉब्लम है, उसको हल करना है। मेंडल ने तो ये स्टेटमेंट दे दिया, बट इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर आपसे पूछा जाए व्हाई एलील्स ऑफ द जीन सेपरेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, गेमीटोजेनेसिस में एलील ऑफ द जीन सेपरेट क्यों होते हैं? तो इसका रीजन बच्चे ये होगा, बिकॉज क्रोमोसोमल पेयर सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। बस ये आसान सा रीजन है इसका। और अगर मैं इसको ड्रा करूं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, लेट्स से ये एक क्रोमोसोम है हमारे पास यहां पे, और से देखें शाबाश, सिर्फ समझाने के लिए ये ड्रा कर रहा हूं। ये
एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें ये एलील्स का है, देखें फॉर एग्जांपल इधर कैपिटल आर, इधर कैपिटल आर, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है ना। तो इसको आप देखें, एक एलील इस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के ऊपर है, दूसरा एलील इस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के ऊपर। अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलील है, ये एक जीन है हमारे पास। तो इसको अगर आप देखें, अगर मैं कहूं कि ये सोमैटिक सेल है, तो सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम पेयर में है, इसलिए जीन भी हमारे पास क्या होगा, पेयर में होगा। अब आसान सी बात है, मियासिस का प्रोसेस जब होगा तो ये क्रोमोसोमल पेयर यहां से क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा। क्रोमोसोमल पेयर मियासिस में क्या हो गया है, सेपरेट हो गया है। अब जब सेपरेट होगा तो बच्चे एक आर यहां अलग हो गया है, दूसरा यहां अलग, इसलिए मैंने इन दोनों में से दो एलील्स में से एक ले लिया है, यहां भी इन दो एलील्स में से एक ले लिया है। तो अब समझिए इस बात को कि सिग्रीगेशन सेपरेशन को कहते हैं, और मेंडल ने ये लॉ इस बेस पे दी है कि जब गेमीट्स फॉर्मेशन होती है, गेमीटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, तो इस दौरान क्रोमोसोमल पेयर आपस में क्या होगा, अलग होगा। तो जब क्रोमोसोमल पेयर अलग होगा तो एज यू नो कि जीन की लोकेशन तो क्रोमोसोम है, और होमोलोगस के केस में एक जीन का एक एलील एक पेयर के एक क्रोमोसोम पे और दूसरा दूसरे पे, तो वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, अलग हो जाए। दिस इज पैरेलल बिहेवियर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियासिस क्रोमोसोमल पेयर सेपरेट, इस क्रोमोसोमल पेयर के सेपरेशन की वजह से जीन के एलील भी आपस में क्या हो जाएंगे, सेपरेट। दिस इज एक्चुअली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो गेमीटोजेनेसिस के दौरान हमारे पास एलील ऑफ द जीन सेपरेट। अब इधर देखे शाबाश, दोबारा आए, ये गेमीट्स बन गए हैं, एक गेमीट ये है, एक गेमीट ये है, यानी इस क्रोमोसोम पे सिंगल आर, उस पे सिंगल आर। अब यहां पे फर्टिलाइजेशन होगी, क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में फिर यहां पेयरिंग हो जाएगी और दोनों एलील्स फिर से क्या हो गए हैं, कंबाइन। अब जरा मेरी बात तवज्जो से सुने, ये ऑफस्प्रिंग है, क्या है, ऑफस्प्रिंग, F1 जनरेशन, फर्स्ट फेलियल जनरेशन। इसमें ये जीन जो है ना, ये हेट्रोजाइगस है। तो इस हेट्रोजाइगस में ये एक आर एक पेरेंट से आया है और ये दूसरा आर दूसरे पेरेंट से आया है। अब फर्टिलाइजेशन को जब आप डिफाइन करते हैं, इधर आप एक छोटी सी गलती करते हैं जो कंसेप्चुअली गलत हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप डिफाइन करते हैं कि द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गेमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछ रहा हूं, इधर देखिए गौर से, यहां एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको करा दूं, तवज्जो से इधर देखिए। एक गेमीट मेरे पास ये है, इसका न्यूक्लियाई है, एक गेमीट ये है, इसका भी न्यूक्लियाई है। इसको समझे, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं बट इनका न्यूक्लियाई कंबाइन ना हो, तो फ्यूजन ऑफ गेमीट तो हो गई, आपके डेफिनेशन के मुताबिक फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गेमीट इज फर्टिलाइजेशन। अब यहां फ्यूजन ऑफ गेमीट्स तो हो गया, बट मैं कह रहा हूं ये फर्टिलाइजेशन नहीं है। व्हाट इज द रीजन, भाई फ्यूजन ऑफ गेमीट्स के साथ न्यूक्लियाई का फ्यूज होना लाजमी है, जरूरी है। तो फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि इसका न्यूक्लियाई n है, इसका भी n है, तो ये आपस में कंबाइन होंगे, इधर ये न्यूक्लियाई और ये 2n बन जाएगा, तभी आप इसको क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो यहां असल में फर्टिलाइजेशन है। अब आप दो चीजों को कंपेयर करें, गेमीटोजेनेसिस में एलील ऑफ द जीन सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन में एलील ऑफ द जीन कंबाइन होंगे। समझ आ रही है इस बात की, गेमीटोजेनेसिस में एलील ऑफ द जीन सेपरेट होंगे और फर्टिलाइजेशन में एलील ऑफ द जीन क्या हो जाएंगे, कंबाइन। चले जी, गौर से मेरी बात सुनते जाएं, तवज्जो से देखें। अब यहां मैं क्वेश्चंस पूछूंगा इसके, आज के इस लेक्चर में क्वेश्चंस होंगे बहुत ज्यादा। पहले मैं इस F1 जनरेशन के कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं और आपने कमेंट्स में मुझे इसके आंसर बताने हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहां पे फिर मैं उसके आंसर्स भी बता दूंगा, या आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर की जरूरत ही इसके ऊपर नहीं पड़ेगी, वो हम दूसरे टॉपिक पे करेंगे, ठीक है। यहां कुछ क्वेश्चंस आपसे करने जा रहा हूं। ये F1 जनरेशन हमारे पास आ गई है, मैं जरा इसको यहां मिटा दूं तो F1 के कुछ क्वेश्चंस लिखवाऊंगा। जब आप इस पे थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा इस पे काम करेंगे, तो इंशाल्लाह इससे आपको
बहुत ज्यादा फायदा होगा। गौर से देखिए शाबाश। F1 जनरेशंस के कुछ क्वेश्चंस हैं। F1 जनरेशन इससे रिलेटेड गौर करें, इधर बहुत जरूरी है। नंबर 1, आपने मुझे बताना है कि द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू F1, सॉरी सिमिलर टू डोमिनेंट पेरेंट। ठीक है, ये वाला कैसे मैंने लिखा है, अब स्टेटमेंट में लिख रहा हूं। द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू डोमिनेंट पेरेंट। डोमिनेंट पेरेंट कैसे, जीनोटिपिकली, इसका आंसर मुझे चाहिए। एक इसका आंसर देना है, आपने F1 जनरेशन को देखना है कि जीनोटिपिकली ये डोमिनेंट पेरेंट की तरह इसमें कितने परसेंटेज है, और फिर इसी क्वेश्चन को चेंज करके जीनोटिपिकली की जगह एंड पे आप लिख ले फिनोटिपिकली। आंसर आपने बच्चों कैसे करना है, आपने लिखना है 1 इज इक्वल टू परसेंटेज लिखनी है कि कितनी है, फिर 2 इज इक्वल टू परसेंटेज लिखनी है कि कितनी है। इन दो क्वेश्चंस के आंसर ये मुझे चाहिए। मैं एक बात आपको बता रहा हूं, बल्कि एक ट्रिक सिखा रहा हूं आपको। जब भी आप F1 जनरेशन को इन पेरेंटल के साथ कंपेयर करेंगे और इसकी परसेंटेज मालूम करेंगे, मैं ऐसा ट्रिक सिखा रहा हूं कि यहां आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौर से, फोकस से मेरी बात सुने। प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रहा है, F1 जनरेशन इसकी परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं इन दोनों में से किसी की तरह। तो ये लिख ले अपने पास, द आंसर इज या तो 0% या 100%, बीच में नहीं आता। यहां से आप फिर गलती नहीं करेंगे। इस F1 जनरेशन की परसेंटेज या तो 0% होगी या 100%। अगर आप इन दोनों के साथ इसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर, तो इन दो क्वेश्चंस के आंसर बेटा मुझे चाहिए यहां। ठीक हो गई बात। चलिए अब आते हैं जरा F2 जनरेशन को फाइंड करते हैं, और उस F2 जनरेशन में फिर क्या होगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस वहां भी आपसे पूछूंगा, तो आपने उसके आंसर करने हैं। इस चैप्टर में जितना आप इसको डिस्कस करेंगे, जितना आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे खुद, उतना आपको फायदा होगा, और इंशाल्लाह जब आप एंट्री टेस्ट में बैठेंगे तो आपको मेरी ये बातें याद आएंगी कि यहां से ये प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे। अब गौर से देखें, पहली बात, हाउ टू फाइंड F2। F2 को फाइंड करने के लिए करना होगा F1 क्रॉस F1, और F1 क्रॉस F1 का यहां मतलब है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो जब आप F1 को फाइंड कर रहे थे वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन थी, और यहां F2 को फाइंड कर रहे हैं तो ये क्या है, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। तवज्जो इधर रखें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होने जा रहा है। F1 को F1 से क्रॉस करना है, ये एक F1, ये दूसरा F1, इनको आपस में क्रॉस करेंगे, गेमीट्स बनाते हैं, पहले सिग्रीगेशन का प्रोसेस करते हैं। अब यहां बच्चे दो तरह के गेमीट्स बनेंगे, यहां भी क्या होंगे, दो तरह के गेमीट्स। मैं ये कंसेप्ट जरा क्लियर करा दूं, इधर अच्छा गौर करें, फोकस इधर रखें। फॉर एग्जांपल ये मेल सेक्शन है, तो मेल में स्पर्म बनेगा, तो उस स्पर्म में या तो कैपिटल आर होगा या स्मॉल आर, दोनों में से कोई एक होगा। तो कुछ स्पर्म आप कैपिटल आर वाले ले लें, कुछ स्मॉल वाले। इस तरह एक की कंडीशन में भी ये देख ले 50% चांस है। याद रखिएगा जब हम इसको फाइंड करते हैं तो चेकर बोर्ड का मेथड यहां हम यूज करेंगे और इन एलील्स को लिख लेंगे। तो ये हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब रिजल्ट देखिए शाबाश, ये क्या होगा, कैपिटल कैपिटल, तो ये क्या होगा, होमो या हेट्रो, साथ साथ चले मेरे, ये हो जाएगा होमो। ये क्या होगा, होमो या हेट्रो, ये हेट्रो है। ये क्या होगा, होमो या हेट्रो, ये हेट्रो है। ये क्या होगा, होमो या हेट्रो, ये होमोजाइगस है। तो मेरी बात सुने, ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, बट यहां होमोजाइगस डोमिनेंट और यहां होमोजाइगस रिसेसिव। अब इधर देखिए, मैं फाइंड करने जा रहा हूं एक जीनोटिपिक रेशो, और दूसरा मैं फाइंड करने जा रहा हूं फिनोटिपिक रेशो। आपने इन जीनोटाइप्स को देख के रेशो बनानी है। देखिए मेरी तरफ शाबाश, ये जीनोटाइप है ना, तो क्या इसकी तरह इन चारों में कोई और है,
नहीं है, तो मैं लिख लूंगा 1। फिर इसको देखें, ये दोनों सेम है, तो यहां पे मैं लिख लूंगा रेशो 2। फिर इसको देखें, क्या इसकी तरह का कोई है? नहीं है, मैं लिख लूंगा 1। तो 1:2:1 ये जीनोटिपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। फिनोटिपिक, अब इधर देखें, मेंडल ने यहां यह कहा था कि ये जो प्योर होता है जिसमें दोनों एलील सेम है, होमोजाइगस, उसका तो फिनोटाइप वही डोमिनेंट हो जाएगा, इसका डोमिनेंट इसका रिसेसिव। बट इसके लिए मेंडल ने कहा था कि जब भी आपके पास हेट्रोजाइगस आएगा तो उसमें डोमिनेंट वाला शो होगा और रिसेसिव वाला क्या होगा? वो हाइड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल इसका जो फिनोटाइप है ये कैपिटल इज डोमिनेंट और स्मॉल, तो ये फिनोटाइप भी राउंड होगा। तो फिनोटिपिकली ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, और ये वाला क्या है? ये रिंकल्ड है। तो देखें 4 में से 3 राउंड है, ये हो जाएगा 3, और ये 1 रिंकल्ड है, तो ये हो जाएगा 1। 3:1 फिनोटिपिक। मेरी बात सुने जरा गौर से, जो जीन सामने होंगे ना उसको देख के आप जीनोटिपिक रेशो देंगे, और जो उस जीनोटाइप को लेके एक्सप्लेन्ड है ऑलरेडी कि इस जीनोटाइप से ऐसा फिनोटाइप आएगा, वो आपकी फिनोटिपिक रेशो होगी। मैं और रेशो लिख रहा हूं इधर ताकि आपको बाद में मसला ना हो। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रेशो ऑफ जीनोटाइप टू फिनोटाइप, फिर बच्चे कहते हैं ये तो आउट ऑफ कोर्स है। आउट ऑफ कोर्स तो नहीं है, ये तो बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है, कंसेप्चुअल है। इधर देखें, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इधर कितने हैं? नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने हैं? 3 है। और नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने हैं? 2 है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 3:2। इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। जीनोटिपिक रेशो 1:2:1, फिनोटिपिक 3:1, और जीनोटाइप टू फिनोटाइप क्या होगा? ये 3:2। इधर एक स्टेटमेंट अपने पास लिखें, पेन उठाएं, तो मैं बोल रहा हूं वो लिखें। द नंबर ऑफ जीनोटाइप विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन फिनोटाइप। फिर से बता रहा हूं, नंबर ऑफ जीनोटाइप विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ फिनोटाइप। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसका रीजन बच्चे ये है कि डिफरेंट जीनोटाइप से सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस हो सकता है। कैसे प्रोड्यूस होता है मैं आपको बताता हूं, इधर देखिए गौर से। ये एक जीनोटाइप है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, तो इसका फिनोटाइप क्या है? राउंड है, ये आर इसमें। ये दूसरा जीनोटाइप है, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका फिनोटाइप भी क्या है? मेंडल के मुताबिक ये भी राउंड है। तो ये देखें, सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस बाय डिफरेंट जीनोटाइप, तो इसलिए मैंने कहा नंबर ऑफ जीनोटाइप विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ फिनोटाइप। तो ये देखिए, नंबर ऑफ जीनोटाइप ग्रेटर है किस चीज से? नंबर ऑफ फिनोटाइप से। ये सीखना है आप, ये जरूरी है इन रेशोस को सीखना और इन बातों को सीखना। नंबर ऑफ जीनोटाइप विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन फिनोटाइप। भाई कोर्स की ही बातें हैं, आउट ऑफ कोर्स कोई नहीं है, बट आपने सिर्फ तवज्जो रखनी है, गौर से देखना है। 2 क्वेश्चंस F1 में पूछे थे, 3 से 4 क्वेश्चन F2 में पूछ रहा हूं, इसके मुझे आंसर आपके चाहिए होंगे। बिल्कुल गौर से आपने देखना है, F2 जनरेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, तवज्जो रखें इधर और इसको सीखने की कोशिश करें और मुझे आंसर दें। नंबर 1, परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू F1, F2 में, अच्छा F2 में ढूंढना है। परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू F1 फिनोटिपिकली, और फिर यही क्वेश्चन जीनोटिपिकली, इसका भी आंसर देना है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू F1 फिनोटिपिकली एंड जीनोटिपिकली, इन दोनों के आंसर्स चाहिए, एक ये बताना है। ये हो गया F2 का क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2, अब एक और बात पूछता हूं, गौर से देखें। क्वेश्चन नंबर 3, परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू डोमिनेंट पेरेंट। देखिए भाई, वही क्वेश्चन है जो F1 के बारे में पूछा था पेरेंट से, अब यहां F2 का पेरेंट से पूछ रहा हूं। परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू डोमिनेंट पेरेंट, फिनोटिपिकली बताना है आपने मुझे कि फिनोटिपिकली ये कैसे होगा, ठीक है।
क्लियर हो रही है बात। बाकी रेशो आपको यहां से पता चल गई है, ये डोमिनेंट की रेशो है फिनोटिपिक और ये रिसेसिव की रेशो है फिनोटिपिक। इन दोनों को, इन बातों को आपने जहन में रखना है, ये इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गई ये बात। दिस इज ऑल अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मिलेंगे सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर होगा इस चैप्टर का, जिसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कस करेंगे। फिर कुछ कंक्लूजन होगी, कुछ एक्सेप्शन टू मेंडेलियन होंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना ना भूलिएगा 100 days challenge for KMU MBK. Thank you so much for joining us. Allah Hafiz.